मुझे लगता है कोई भी बोर्ड हो, अभी मेयर साहब के साथ जैसे हम लोग बात कर रहे थे, 70% हो, 80% हो, 90% हो, 100% हो, आजकल तो बच्चों के 100% पे आते हैं। जिसने अच्छा किया, एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब आपकी काबिलियत का सिर्फ एक इंडिकेटर है। ये बेसिकली फाइनल एक अथॉरिटेटिव निर्णय आप नहीं कह सकते कि अगर किसी के 70% आपके 10th में आए तो इसका मतलब आप 11th 12th में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, या अगर आपके 10th में मान लीजिए 90-95% आ गए हैं तो बाद में आपका हमेशा वही ट्रैक रिकॉर्ड चलता रहेगा। ऐसा मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं है। करीब 20 साल की नौकरी में मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि आपको हर साल उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड बेसिकली मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने पढ़ाई की, अगले साल में पढ़ाई नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स चले आएंगे। और आज मुझे लग रहा है यहाँ पर जितने बच्चे हैं, एक मिक्स है हमारे पास, आर्ट्स के बच्चे भी होंगे, कॉमर्स के बच्चे भी होंगे, इंजीनियरिंग के, फार्मेसी के, सभी बच्चों को एक बार पुनः ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ कि अमर उजाला के इस कार्यक्रम में आपका चयन हुआ है। अपने बारे में सूक्ष्म थोड़ा सा बता दूं, बाकी सभी जितने हमारे वक्तागण हैं वो आपको और मार्गदर्शन करेंगे और प्रेरित करेंगे। बहुत ज़्यादा इस वजह से मैं बोलना नहीं चाहूँगा। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से मेरी पढ़ाई हुई है, उसके बाद जयपुर से बीटेक किया, IIT बॉम्बे से एमटेक, उसके बाद लगभग 9 साल विदेशों में रहने का अवसर मिला प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिसमें शेल, स्लम्बरजे, ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ। 2018 बैच मेरा IAS का है और यूपी में मेरी ये 5वीं पोस्टिंग है। इससे पहले मैं बस्ती में रहा, हाथरस में रहा, चंदौली में रहा, कानपुर, उन्नाव और अब अलीगढ़ आप सभी के समक्ष। तो ज़्यादा भाषण देने के बजाय, ज्ञान देने के बजाय मैं कोशिश करूँगा अगर बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हों उनके माइंड में अपने करियर को लेके या अदरवाइज इन जनरल अपनी पढ़ाई को लेके, अगर कोई बच्चा पूछना चाहे तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। 3 या 4 क्वेश्चंस हम लोग ऑडियंस में से ले सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा हो जिसके माइंड में किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो, करियर गाइडेंस से लेके, IAS से लेके, IIT से लेके, या इवन अदरवाइज बाहर जाने से लेके, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक दिस क्वेश्चंस ऑन। Yes, please. Go ahead. सर, जैसे यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि यूपी बोर्ड हार्ड होता है CBSE के मुकाबले, क्या ये सच है? देखिए, हार्ड और आसान का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं कि कई बोर्ड्स के जो नंबर ऑफ या मार्क्स या परसेंटेज आपको मिलते हैं बच्चों में देखने के, वो दूसरे बोर्ड्स के मुकाबले होते हैं। और इन जनरल अगर आप CBSE बोर्ड के मार्क्स देखेंगे बच्चों के तो जनरली थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देते हैं कंपेयर टू द स्टेट बोर्ड्स, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो। ये मुझे लगता है कि एक फैक्ट है जिसको मुझे लगता है कोई नकार नहीं सकता। बट सिलेबस तो दोनों का सेम है, बस डिफरेंस ये लैंग्वेज का डिफरेंस भी रहता है, नॉर्मलाइजेशन का भी डिफरेंस रहता है। इनफैक्ट जैसे अगर आप UPSC देंगे तो उसमें बहुत बार होता है आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कईयों में मार्क्स नहीं आते। तो ये एक फैक्ट है। लैंग्वेज इज वन थिंग, बट लैंग्वेज का तो मुझे लगता है इतना फर्क इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड से हिंदी में मान लीजिए अगर आप लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके टीचर्स भी हिंदी में हैं, उसी में आपकी बुक्स है, उसी में आपको पढ़ाया जा रहा है, उसी में आपका क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है, उसी में आप बेसिकली आंसर दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हर बोर्ड का, हर स्टेट का, हर एग्जाम का एक कल्चर होता है। जैसे अगर आप UPSC को देखेंगे तो जैसे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि IAS IPS भी जो क्लियर करते हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग ना हो, और ये सच भी है। बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं जो IAS IPS UPSC क्लियर नहीं कर पाते, और बहुत सारे मीडियोकर बच्चे होते हैं जो बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ UPSC क्लियर करते हैं। तो हर एग्जाम का एक कल्चर है, किस एग्जाम में, किस बोर्ड में, किस पैटर्न में किस तरह के बच्चे फ्लरिश करें। हो सकता है कि दूसरे बोर्ड में, दूसरे सेटअप, दूसरी सिचुएशन में बहुत डिफरेंट टाइप की आपकी परफॉर्मेंस निकल जाए। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? यस प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि UPSC क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाते हो और किस सब्जेक्ट को ज्यादा फेवर करना चाहिए? UPSC करने के लिए मुझे लग रहा है सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि वास्तव में आपको UPSC ही करनी है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़ चाल में या इंस्टाग्राम की रील्स देख के और इस तरह की चीजें आपको मोटिवेट कर रही है। मुझे लग रहा है कि आपका सच में अगर मन है तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन पे। अब क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन किस में करी जाए, तो 2011-2013 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है UPSC का, ये एक फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है जिसमें कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनके ज्यादा सिलेक्शंस देखे गए हैं। आई थिंक रफली 60%, अगर आप पिछले 6, 7, 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें UPSC का, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन में देखा जाता है। तो अगर आपको बहुत क्लैरिटी है कि नहीं मुझे तो UPSC ही करना है,
तो हो सकता है कि आप 11th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना चाहें, उसके बाद आप इंजीनियरिंग करना चाहें, उसके बाद बेसिकली फिर आप एक ऑप्शन चूज करेंगे, उसके बाद आप यूपीएससी के एग्जाम आप लिख सकते हैं। आंसर, डज इट आंसर क्वेश्चन? या, ओके, यस। जैसे कि हम लोग किसी भी तैयारी की मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सपोज मेडिकल करते हैं, फिर उसके बाद यूपीएससी करते हैं, तो मतलब ये बहुत लॉन्ग जर्नी होती है, तो उसमें कई बार मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं कि कभी कभार नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभार कम आ जाते हैं, और कभी कभार ऐसे लगता है कि बच्चे बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं या फिर पेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो मतलब वो सब मैनेज। That's a good question. I think that's a very practical question. चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये एक पीयर प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है कि मेरे साथ वाली जो 10 घंटे पढ़ रही है, रात को पढ़ रही है, क्लास में क्वेश्चन पूछते तो सबसे पहले हाथ उठता है, उसको फट से क्लिक हो जाता है, मुझे इतना जल्दी नहीं हो जाता। मुझे लगता है इन चीज़ों से कभी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। हर बच्चे का, हर बच्ची का अपना एक सर्टेन पेस है, और दूसरे का जो एग्जैक्टली पेस हो, या क्योंकि वो सबसे पहले आंसर देना चाह रहे हैं उनको आपसे ज्यादा नॉलेज हो, ऐसा नहीं है। एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी होता है। कई बार होता है कोई नॉलेज हो, लेकिन हो सकता है आपको पर्सनैलिटी ट्रेट टाइप का ना हो कि जबरदस्ती हर बात पे मैडम मैं, सर मैं, मैडम मैं, सर मैं, उस टाइप का आपका पर्सनैलिटी ट्रेट ना हो। आपको पता है कि मुझे आता है, मुझे फालतू में जबरदस्ती की लाइमलाइट नहीं चाहिए। कई बार पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसा भी हो सकता है कि आपको आए ना आए, लेकिन हाथ सबसे पहले खड़ा करना है, और उस चक्कर में जिसको आता है उसको लगता है शायद मैं ही सबसे पीछे छूट जा रहा हूं। तो ये पीयर प्रेशर में कभी किसी भी चीज में, सिर्फ पढ़ाई नहीं, इवन अदरवाइज जो भी चीज आप परफॉर्म करना चाहते हैं लाइफ में, उसमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको समझ लेना है कि मुझे कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई करनी है, मेरा एक डिफरेंट स्टाइल है, और आई थिंक बाय द टाइम यू गेट टू योर ग्रेजुएशन, आई थिंक यू ऑलरेडी गॉट ए वेरी सेट लाइफ स्टाइल। मतलब मुझे सुबह पढ़ना अच्छा लगता है कि शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब दिस इज सेम क्वेश्चन है। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए क्या, या रात को लेट उठ के पढ़ना चाहिए क्या, या मैं 6 घंटे पढ़ लूं या 16 घंटे पढ़ लूं। मुझे लग रहा है जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। लाइक आई एम नॉट एन अर्ली मॉर्निंग राइजर, तो मेरे पिताजी बिल्कुल परेशान हो गए उठ के कि हम जब पढ़ा करते थे तो 4 बजे उठा करते थे। मैं कहा पिताजी हमसे ना हो पाएगा, उसके बाद भी कलेक्टर बन गए। तो सबका अपना अपना तरीका है। अगर आपको लगता है आपकी रात को पढ़ाई हो रही है, आप बेसिकली अपने बेस्ट जज हैं। वरना तो अगर आप पिताजी आपको सुबह 4 बजे उठा भी देंगे, किताब आप खोल भी दोगे, पिताजी गए घूमने, आप गए सो। तो इससे अच्छा है कि आप पूरी अपनी नींद करें। 8-9 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए, और फिर यस 8 घंटे तो होनी ही चाहिए। आपका माइंड सेटल रहेगा, सर दर्द कम होगा, फोकस होगा। तो 4 घंटे की फोकस पढ़ाई भी घिस-पिट के जो आप 6-7 घंटे में करेंगे उससे ज्यादा कहीं इफेक्टिव होगी। तो इसीलिए एक बैलेंस लाइफस्टाइल जीना बहुत जरूरी है। पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए, बट ये भी है, ऐसा ना हो कि आपके साथ वाले सभी पढ़ रहे हैं, आप खेलने कूदने में लगे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं मुझे पीयर प्रेशर में नहीं आना है, मुझे तो अपना खेलना कूदना ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर उसका रिजल्ट उस हिसाब से होगा। यूपीएससी में जब पढ़ाई करते हैं, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे ले, मैंने तो 2 ही दी, फर्स्ट अटेम्प्ट में इनकम टैक्स मिला, सेकंड अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस। तो हमेशा ऐसा लगता है एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आगे का पढ़ रहा हूँ तो पीछे भूल जा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो ज्योग्राफी भूल जा रहा हूँ। This is a very natural progression. This is a very natural set of motions which every candidate goes through. तो ऐसा नहीं, हमें क्या लगता है, because we live in isolation, हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकी सब तो बिल्कुल ही 30 मार्क निकल गए। पर जब रिजल्ट आया तो लगता है मेरा हो गया, सबका नहीं। ओके, कई बार उल्टा भी होता है ना, सबका हो गया मेरा रह गया। So that's how it is. जितना प्रेशर, जितना डिफिकल्टी लेवल है वो सभी के लिए है। I think that's how we should approach the question. I think that's how we approach any exam, any situation. कि जो भी है सभी के साथ है, क्या दिक्कत है उसके अंदर। अगर पेपर टफ आया, अरे मेरा तो बहुत बुरा हो गया, तो पेपर टफ आया तो सभी के लिए टफ आया, कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। पेपर अच्छा आया, मेरा बहुत बढ़िया हुआ, कोई बात नहीं, कट ऑफ अपने आप ऊपर पहुंच जाएगी, है ना। तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। मुझे लग रहा है 10-12 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए। सुबह पढ़ना, शाम को पढ़ना, दैट्स योर ओन डिसीजन। दूसरे जल्दी जवाब दे रहे, लेट जवाब दे रहे, मुझे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे अपने पेस से पढ़ते रहना चाहिए। ओके, आई डोंट नो इफ दैट आंसर्स द क्वेश्चंस। करेक्ट कि अगर हम थोड़ा सा स्लो सीख रहे हैं, मतलब हमें लग रहा है कि हम स्लो चल रहे हैं, हम लोगों को लगता है ऐसा कि स्लो चल रहे हैं, बट इट्स करेक्ट। It's absolutely correct. So I'm not a very fast learner. I'm not a very fast reader also. बहुत सारे होते हैं 200 पढ़ने के दिन में पढ़ लेते हैं, मेरे से 20 ही पढ़े जाते हैं। बट मुझे पता है जब 20 पढ़ लूंगा तो फिर बस 20 पढ़ ही लूंगा मैं ठीक से। वो 200 पढ़ने के बाद भी उसको लगता है कि यार कुछ हुआ नहीं, लेकिन पढ़ तो लिया पूरा, है ना। तो ऐसा भी होता है।
है ना, रिटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। कई लोग होते हैं फटाफट पढ़ लिया, कई होते हैं लिख के पढ़ते हैं, कई होते हैं नोट्स बना के पढ़ते हैं, वो भी सबका अपना अपना स्टाइल है। सो वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू, स्लो इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। अभी कच्चे वाली कहानी को सुनाई प्रोफेसर ने, है ना, 3 किलोमीटर वाली, याद होगी आपको, राइट? चलिए, ओके। दो लास्ट क्वेश्चंस, इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, या गो अहेड। सर जैसे अभी आपने कहा कि आप 9 years अब्रॉड है और आपने उसके बाद आके यूपीएससी का एग्ज़ाम किया, सर जो मेंटालिटी है इंडियंस की वो ये है कि अगर बच्चा एक बार बाहर चला जाता है तो वो वापस नहीं आता। यही बच्चे की है कि हमें बाहर जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना। तो सर आप 9 years बाहर रह के वापस आए, तो आपने ऐसा क्यों किया और ऐसा बच्चे क्यों करते हैं, क्यों बाहर भागते हैं? राइट, जनरली होता है कि दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड व्हाट इज ह्यूमन साइकोलॉजी की कोशिश करते हैं कि जहां आपको अपनी सिचुएशन से बेहतर चीजें दिखें, दिस इज नेचुरल प्रोग्रेशन, राइट? अगर आपको लगता है कि अलीगढ़ एक शहर है, अलीगढ़ से अच्छा, बेटर, बड़ा, जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज हो, मोर डेवलप्ड आपको सेटअप मिले, कुड बी नोएडा, तो आप वहां मूव करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मेरा हो गया, अब दैट इज माय नेक्स्ट स्टेज। जब वहां चले जाएंगे फिर आपको लगेगा कि हो सकता है यहाँ से इंडिया पे तो मैं अपने पीक पे पहुंच गया, अब इससे बेटर अगर मुझे परफॉर्म करना है, जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, अच्छा लाइफस्टाइल मिले, साफ हवा मिले, हो सकता है आप अब्रॉड शिफ्ट करने के बारे में विचार करें। कई बार होता है आपको लगता है कि नहीं मेरा तो यही ठीक है, बिकॉज यू नो मे भी हो सकता है कि उतनी सैलरी और उतनी सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल नहीं मिल रही हो, लेकिन यहाँ पे मेरा इमोशनल सेटिस्फैक्शन हाई है। एटलीस्ट मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता हूँ, विजिट कर सकता हूँ, अपने यार दोस्तों से मिल सकता हूँ, अपने कल्चर में रह सकता हूँ, अपना खाना खा सकता हूँ, अपने से लोगों से बातें कर सकता हूँ। सो सबका अपना अपना एक डिफरेंट ड्राइवर रहता है। सो इस वजह से जैसे आपने कहा कि लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, इस वजह से बाहर मूव करना चाहते हैं। बहुत बार इसलिए मूव करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर, है ना। पिक्चर में देखते होंगे वो शाहरुख खान लंदन से पढ़ाई करके आता है हमेशा, है ना, हेलीकॉप्टर से आपको लगता है देख लो एक बार लंदन कैसा है, यूएस कैसा है। तो कई बार क्यूरियोसिटी भी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि जब आप बाहर चले जाते हैं यू गेट व्हाट यू वांटेड, बट हो सकता है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि जो मुझे उस वक्त लगता था मुझे चाहिए वो तो मिल गया, बट इसमें ये सारी चीजें लेकर अब मुझे मिसिंग दिखाई देती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो वापस मूव करते हैं, और बहुत सारे लोग वापस मूव करके फिर वापस बाहर मूव करते हैं। सो ये लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे आपकी डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं। कई बार आप पढ़ाई के लिए बाहर मूव करते हैं, पढ़ लेते हैं, अपना बिजनेस संभालने के लिए वापस आ जाते हैं। कई बार होता है अमूमन जैसा आपने कहा कि अगर आप बाहर चले गए, एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल गई, बढ़िया जॉब मिल गया, सेटल हो गए लाइफ में, तो हो सकता है आपको लगेगा सब ठीक चल रहा है तो वापस में क्यों चले। और कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लाइक आई नो ए लॉट ऑफ प्रोफेसर्स फ्रॉम आईआईटीज जो डबल बेसिकली पीएचडी होते हैं, प्रिंसटन से पीएचडी, एमआईटी से पीएचडी, हार्वर्ड से पीएचडी। और जब आईआईटी बॉम्बे में था तो ऐसे थे प्रोफेसर्स को देखते थे झोला लगा के बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के, डबल पीएचडी उस टाइम पे बैक इन 2005-06 जब आईआईटी में एंटर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। वो आके अपने एक छोटे से कमरे के अंदर रहते थे। तो मैं कई बार सोचता था कि अगर ये व्यक्ति चाहता तो इसको तो प्रिंसटन, हार्वर्ड, यू नेम इट, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट सो आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन टू अ लॉट ऑफ दोस पीपल एंड दे वर लाइक नहीं, मुझे इंडिया में रहना बिकॉज़ आई गॉट अ फैमिली हियर, आई गॉट माय पेरेंट्स हियर, आई फील फार मोर सैटिस्फाइड हियर, मनी इज नॉट अ बिग ड्राइवर फॉर मी। सो 8-9 साल में बाहर रहा, जिसमें यूएस रहने का मौका मिला, लंदन रहने का, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कुछ फैंसी कंट्रीज जैसे नाइजीरिया, घाना, वहां रहने का मौका मिला। एंड माय लास्ट पोस्टिंग वाज इन रशिया, अजरबैजान। तो वो सब देख दाख लिया तो समझ में आ गया, पैसा वैसा कमा लिया, दुनिया देख ली, अब चला जाए अपने देश के लिए कुछ किया जाए। सो टाइम के साथ प्रायोरिटीज चेंज होती है, जो आपका मन करे आप वो करो। पेरेंट्स हैं उसको सुनो, पर अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि यू आर योर बेस्ट जज, आपको जो ठीक लगता है करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।